और मुसलमानों को भी होश में आना चाहिए तो किसको नेता माने। इस आंदोलन के जरिए इंतजामिया से यही दरखास्त करते हैं कि इस किस्म की दादागिरी महाराष्ट्र में नहीं चलने देंगे। जवान की कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी, वो जब घर से निकलता है तो अपनी 7 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को कहता है, उसके वालिद साहब को कहता है कि मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, ईशा की नमाज से वापस आने के बाद इंशाल्लाह साथ में खाना खाएंगे। आज मैं सिल्लोड तालुके के अंदर एसडीएम ऑफिस के ऊपर हमने धरना दिया। धरना देने की वजह ये थी कि बोरगांव जो हमारे सिल्लोड तालुके के अंदर आता है, वहाँ पर हमारी 2 बहनों को शहीद कर दिया गया। आज हमने डिविजनल कमिश्नर साहब के पास पार्टी के तमाम जिम्मेदारों के साथ एक निवेदन देने का तय किया है। बात सतागा के खटाव तालुके के पूसी सावगी गांव की है, जहां पर एक साजिश के तहत एक मंसूबाबंद तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विक्रम पावस्कर और उनकी टोली ने मस्जिद में घुसकर एक नौजवान को शहीद किया। 13 नौजवानों को गंभीर रूप से ज़ख्मी किया। 2 व्हीलर्स को जगाया, एक दुकान को जगा दिया, मस्जिद की बेहुरमती की, मस्जिद के सामान को बुरी तरह से जगाया, तोड़-फोड़ की। और इस सिलसिले में 2 निवेदन, एक 22 अगस्त को, एक 8 सितंबर को वहाँ के मुकामी बाशिंदों ने दिया था और यह घटना हुई 10 सितंबर को। तो हमारा कहना यह है कि सतागा पुलिस पूरा जिम्मेदार है। उनकी गफलत की वजह से या कहीं ना कहीं इन दंगाइयों के साथ उनकी साठ-गांठ होने की वजह से ये वाक़या पेश आया। तो हम एक निवेदन दे रहे हैं और हम हुकूमत से मांग करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और मुझने, हमारे 2 MLA जो हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, फारूक शाह साहब, इनसे बात की है। असेंबली के सेशन में इस मसले को उठाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के पास जाएंगे और इसके बाद भी मसला हल ना हो तो इंशाअल्लाह ताला हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। एक ही बात कहना है, जो कौम सियासी तौर पर कमज़ोर होती है वो कोई तवक्को ना करे। जिस कौम की लीडरशिप इतनी नामर्द होती है, अभी मैं सुन रहा था हमारे भाई समीर साजिद ब्रिगेडर कह रहे थे, जिस मतदार संघ में एक मुसलमान का खद्दावर नेता है वो भी अपनी बहनों की, बेटियों की जान माल की हिफाजत नहीं कर सकता। तो ऐसी लीडरशिप पे लानत है, ऐसी क़ियादत फिटकार नहीं की है। और मुसलमानों को भी होश में आना चाहिए तो किसको नेता माने और कौन सी पार्टी का साथ दे। बहरहाल ये संदेशा मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आप तमाम लोगों को बताते हुए कि पिछले तकरीबन 6-8 माह से पूरे महाराष्ट्र को जलाने के लिए महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी, खासतौर से बीजेपी, एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और उन तमाम वाक़यात में अगर कोई जमात फ्रंट पर आकर हक़ और इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रही है, सत्ता में बैठी पार्टियों को आंखें दिखा रही है, तो जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब पिछले तकरीबन 4 महीनों से महाराष्ट्र के अलग अलग मकामात का दौरा कर रहे हैं। उन मकामात का दौरा कर रहे हैं जहां पर मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है।
बात सिर्फ पुसे-सावली सतारा डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, बल्कि बात अकोला की हो, बात थाने की हो, घाटकोपर की हो, हर जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे की हैसियत से और अवाम की आवाज़ बनकर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने उन वाक़यात का उन इलाकों का दौरा किया जो मुतासरीन है, उनकी ढारस बांधी और उन्हें हर मुमकिन कानूनी लड़ाई फराहम करने की कोशिश की और कर रहे हैं। पिछले दिनों पुसे-सावली सतारा में जो वाक़या पेश आया, मैं खुद भी उस डेलीगेशन में डॉक्टर साहब के साथ गया था। ये इस जमहूरियत के लिए बड़े शर्म की बात है कि एक गांव जिसमें बमुश्किल 100-200 मकानात मुसलमानों के थे और उस पूरे गांव में 2 मस्जिदें मुसलमानों की है, वहां पर महाराष्ट्र बीजेपी का उपाध्यक्ष पावस्कर पुरानी एक सोशल मीडिया पोस्ट को मुद्दा बनाकर वहां पर बाकायदा मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया गया। उससे पहले तकरीबन 700-800 लोगों की एक अचानक रात में रैली निकाली जाती है और उस रैली के जरिए मस्जिद में इबादत कर रहे शाम के वक्त कुछ लोगों को निशाना बनाया जाता है। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं इस बात का कि उन दंगाइयों ने पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को ये मैसेज देने की कोशिश की उस हरकत के जरिए कि तुमको इस प्रदेश में, तुमको इस राज्य में दब के रहना पड़ेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वहां पर मौजूद नमाजियों ने उनका मुकाबला किया तो उनको असल मस्जिद के अंदर तक घुसने का ही मौका नहीं मिला, वरना मस्जिद के बाहरी हिस्से की तमाम वायरिंग तोड़ दी गई, वहां पर वजू खाने के चबूतरे तोड़ दिए गए, वहां की सीढ़ियां तोड़ दी गई, रेलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई। इसके अलावा एक नौजवान नूरुल हसन नाम के नौजवान को टारगेट किया गया। एक निहत्ते मुसलमान को देखकर बहुत सारे लोगों ने वहां पर उसे टारगेट करने की कोशिश की गई। मेरे नौजवानों, ये कोई एक वाकया नहीं है, बल्कि इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक मनसूबाबंद तरीके से पूरे महाराष्ट्र में ऐन चुनाव से पहले एक मर्तबा फिर हिंदू और मुसलमानों का गंदा खेल खेलना चाहते हैं। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि अब महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी आवाज है जो न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि पूरे इंसानियत की आवाज बनकर उठती है। जहां भी जुल्म सितम होता है, हमारी लीडरशिप वहां जाती है, आवाज उठाती है, इंतजामिया से नुमाइंदगी करती है। और हम यही चाहते हैं कि इस प्रदेश में अमन और चैन कायम रहे, यहाँ पर लोगों को इंसाफ मिले, यहाँ पर माइनॉरिटीज को माइनॉरिटीज का हक मिले, यहाँ पर पिछड़ी जात के लोगों को उनका हक व इंसाफ मिलता रहे। बीजेपी वाले एक बात जरूर समझ ले कि अगर वो ये समझते हैं कि इस किस्म की हरकतों से वो इस देश के और खासतौर से महाराष्ट्र के मुसलमानों को दबाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इसलिए कि अब हमारी जो लीडरशिप आगे आई है वो इस देश के कानून को जानती है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून हमारे लिए बनाया है वो इसको बताओ बखूबी जानती है। अब वो जमाना चला गया जब चंद मुट्ठी भर लीडर्स मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते थे। अब हमारी लीडरशिप कानून और कायदे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक हासिल करने का हुनर जानती है। मैं डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को इस मौके पर खास तौर से इसलिए मुबारकबाद देना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने पूरे महाराष्ट्र के दौरे किए, जिन मुतासरीन के ऊपर जुल्म हुआ उनको कानूनी मदद फराहम की, और असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब की हिदायत पर जहां मुमकिन हो सका वहां उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको दिया गया। हम इस आंदोलन के जरिए इंतजामिया से यही दरखास्त करते हैं कि इस किस्म की दादागिरी महाराष्ट्र में नहीं चलने देंगे, और जिन लोगों ने उस निहत्थे नौजवान की जान ली और जो बीजेपी का उपाध्यक्ष 800 से 1000 लोगों को लेकर पूरे पुसे-सावली गांव में घूमता रहा, अपनी दादागिरी करता रहा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
आज निवेदन डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की क़यादत में विभागीय आयुक्त को देकर यही कुछ डिमांड्स हम सरकार के सामने रखने जा रहे हैं। साथ ही डॉक्टर साहब का ये भी कहना था कि इसके अलावा हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और कोर्ट के जरिए भी लोगों को इंसाफ दिलाने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर आज हमारे दरमियान समीर साजिद साहब भी हैं, जिन्होंने अभी सिल्लोड़ में ऐसे ही एक घटना के खिलाफ और इस भुसेसौली वाली घटना दोनों को मिलाकर एक ज़बरदस्त आंदोलन लिया। वहाँ पर भी इंतजामिया तक हमने अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है। और आज सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूनिट कायम है, वहाँ पर हम अपने निवेदन देकर वहाँ अपना आंदोलन जताकर इंतजामिया को और सरकार को ये बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि जुल्म और सितम की इंतहा बहुत हो चुकी है, अब इससे आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्त पड़ने पर हम एक मरतबा फिर सड़कों पर उतरेंगे। इस वक्त हमारे दरमियान समीर साजिद साहब जिला अध्यक्ष मौजूद है, नासिर साहब भी हमारे पास मौजूद है। मैं नासिर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने दौर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, औरंगाबाद शहर के हमारे शहर अध्यक्ष जनाब शारिफ नलकंदी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान और मीडिया कर्मी, आज रीजनल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर ये धरना लेने का मकसद क्या था? ये धरना लेने का मकसद ये था कि जैसे आप सब जानते हैं, पिछले दिनों में जब सातारा के अंदर एक दंगल हुआ, एक घटना घड़ी, जब बीजेपी के महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट ने सातारा के अंदर जब एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट फैली, उसके बाद जो है तो उस वाइस प्रेसिडेंट ने किया क्या, उसने एक 400 से 500 का मॉब जमा किया। वो मॉब को लेकर बीजेपी का वो वाइस प्रेसिडेंट पुलिस स्टेशन का घेराव करता है और जब पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है तो वो वाइस प्रेसिडेंट उस मॉब को लेकर एक मुस्लिम बस्ती की तरफ जाता है। मुस्लिम बस्ती के अंदर जाकर मुसलमानों के घरों को जो है तो तोड़ने की कोशिश की जाती है। वहाँ पर एक मस्जिद थी, उस मस्जिद के अंदर नूरुल हसन नाम का एक इंजीनियर था, एक 30 साल का नौजवान था। वो नौजवान की कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी। वो जब घर से निकलता है तो अपनी 7 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को कहता है, उसके वालिद साहब को कहता है कि मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, ईशा की नमाज से वापस आने के बाद इंशाल्लाह साथ में खाना खाएंगे। वो इंजीनियर नौजवान नमाज के लिए जाता है और जब नमाज चल रही होती है, नमाज के दौरान में यही बीजेपी का ये वाइस प्रेसिडेंट 400 से 500 के मॉब को लेकर मस्जिद के दरवाज़ों को तोड़कर मस्जिद के अंदर ये मॉब घुसता है। बुजुर्गों को मारा जाता है, नौजवानों को पीटा जाता है और नूरुल हसन जो कि एक इंजीनियर था, एक पढ़ा लिखा नौजवान था, उसके सर के ऊपर जो है तो एक फर्शी को डाल दी जाती है। नूरुल हसन का जगह पर इंतकाल हो जाता है। ये जब सारा वाक़या हो रहा था, जब सारा दंगल हो रहा था, ऐसा नहीं है कि पुलिस स्टेशन उस मुकाम से बहुत दूर था, आधे किलोमीटर के फासले के ऊपर पुलिस स्टेशन था, मगर किसी पुलिस कर्मचारी ने सातारा के उस गांव के लोगों की मदद नहीं की, नूरुल हसन की मदद नहीं की। कई सारे ऐसे बुजुर्ग थे जिनको पीटा गया, इंजर्ड हुए, टाके लगे, मगर जब मेरा कायद वहाँ के एसपी को कॉल करता है, पूछता है बताइए वहाँ क्या हालात है, तो वह एसपी मेरे कायद से झूठ कहता है कि बस एक शख्स का इंतकाल हुआ है और कोई इंजर्ड नहीं हुआ। जबकि दरअसल हकीकत ये है कि 15 से ज़्यादा लोगों को जो है तो वहाँ पर चोटें आई, 15 से ज़्यादा जो है तो अलग अलग हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान इंजर्ड रहे, उनका इलाज हॉस्पिटल्स के अंदर हुआ। मगर जब मेरा कायद
औरंगाबाद से निकलकर सातारा की तरफ जाता है, तो क्या बात है कि 10-10 मुकामात के ऊपर मेरे कायद को रोकने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि नहीं डॉक्टर साहब, आपको सातारा नहीं जाने दिया जाएगा। मेरे कायद को रोकने की कोशिश की गई, मगर ये मेरे कायद की सियासी सलाहियत थी कि वो सातारा तक पहुंचे, नूरुल हसन के घर तक पहुंचे, नूरुल हसन के वालिद साहब से मिले, उनको पुरसा दिया और उनको इस बात का यकीन दिलाया कि आप तन्हा नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपकी इस जंग में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और खासदार इम्तियाज जलील साहब और गफ्फार कादरी साहब आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। क्या बात है कि सातारा के वो बुजुर्ग सातारा के किसी नेता के पास नहीं जाते, सातारा के किसी पुजारी के पास नहीं जाते, मगर सातारा से चलकर औरंगाबाद को आते हैं और मेरे खासदार इम्तियाज जलील साहब के पास मिलते हैं और कहते हैं कि खासदार साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, आप मुझे हमको इंसाफ दिलाइए, आप मेरे मरहूम बच्चे को इंसाफ दिलाइए, हम आपकी तरफ आए हैं। वहाँ पर जितने भी नेता हैं उनके ऊपर हमको भरोसा नहीं। ये बात जो है तो उस शहीद के वालिद साहब ने डॉक्टर साहब से की, इम्तियाज जलील साहब से की। इतना वक्त गुजरने के बाद भी आज भी गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से ना उस शहीद को कोई मुआवजा मिला, ना उस शहीद को कोई, ना उस शहीद के घर वालों को कोई राहत दी गई। यही मुतालबा लेकर आज डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब और पूरी मजलिस की टीम यहाँ पर धरने पर बैठी है। हमारा मुतालबा है कि शहीद के घर वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, शहीद की बीवी को सरकारी नौकरी दी जाए और जिन जिन लोगों ने ये कांड किया है, ये दंगल किया है, खास तौर पे वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट, उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। यही मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मगर ये जंग यहाँ पर खत्म नहीं होगी, ये जंग डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर खत्म नहीं होगी, ये जंग इंशाअल्लाह इसके बाद भी जारी रहेगी। जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी, जरूरत पड़ने पर राज्यपाल के पास जाया जाएगा और इंशाअल्लाह नूरुल हसन को, उसकी फैमिली को और वो जो 15 से 20 जो हमारे घायल हैं उनको इंसाफ दिलाने का मुतालबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती रहेगी। ये एक बात। इसके साथों साथ आज मैं सिल्लोड तालुके के अंदर एसडीएम ऑफिस के ऊपर हमने धरना दिया। धरना देने की वजह ये थी कि बोरगांव जो हमारे सिल्लोड तालुके के अंदर आता है, वहाँ पर हमारी 2 बहनों को शहीद कर दिया गया। जब ये वाकया 2 अक्टूबर को पेश आया, होता ये था कि हमारी जो 2 बहनें थी सुबह रोज 7:30 बजे घर से निकला करती थी, चारा चुनने के लिए वो दोनों बहनें जाया करती थी और 10-11 बजे के दरमियान में अपने अपने घरों को आ जाया करती थी। मगर हुआ ये कि पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, रात हो गई, दूसरा दिन निकल गया। जब वो बहनें नहीं मिली तब जो है तो घर के लोगों ने, रिश्तेदारों ने जब वो बहनों को ढूंढने की कोशिश की तो बहनों की दोनों की लाश जो है तो गांव के नदी के अंदर पड़ी हुई। वो नदी की अगर आप जानकारी लेंगे तो नदी 2 फुट की है, 2 फुट की नदी है और प्रशासन का कहना है कि वो दोनों बहनों की इंतकाल जो हुआ है वो पानी में डूबने की वजह से हुआ है। यही बात हमने एसडीएम साहब से भी की। अरे एसडीएम साहब, चुल्लू पर पानी में डूब के मरते, ये तो कहावत हमने सुनी थी। 2 फीट की गहराई के पानी में कौन डूब के मरता साहब, कौन डूब के मरता। जब हमने 4 तारीख को इसका संज्ञान लिया, हमने इसके ताल्लुक से जब एसडीएम साहब से तालुका लेवल के ऊपर बात की तो हमको ये कहा गया कि पानी में डूबने की वजह से इंतकाल। हमने भी कहा चलो एसडीएम साहब है, बड़ा पदाधिकारी है, सही बोल रहा हूँ। मगर जब उसकी डिटेल का परसों के दिन गफ्फार कादरी साहब के कहने पर जब मैंने ली तो पता चला कि वो नदी के हाइट 2 फीट की है, 2 फीट से ज़्यादा वहाँ पर पानी नहीं है। ऐसी जगह पर किसी का डूबकर इंतकाल हो ही नहीं सकता। अगर एक औरत होती तो मैं समझ लेता, मगर दोनों हमारी बहनें थी, दोनों साथ में थी। और ये बात जो है तो एक बात ये भी है कि वही तालाब को, नदी को लगकर एक खेत के अंदर हमारी बहन की ओढ़नी मिली। वो ओढ़नी खून से लथपथ थी। एक रस्सी मिली, 2 रस्सी मिली, वो रस्सी को खून लगा हुआ था।
हमारी बहनों की जो दराती थी वो दराती खून से लथपथ मिली। जब हमने डीवाईएसपी साहब से आज एसडीएम ऑफिस के अंदर सवाल किया, क्या गुना दाखिल किया है आपने, तो सर कहते हैं कि सर हम लोगों ने मिसिंग कंप्लेन दी थी और अभी एक्सीडेंशियल डेथ कह रहे हैं। मैं बोला थोड़ी सी शर्म कर लो डीवाईएसपी साहब, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कर लो। अगर आप थोड़ी सी शर्म करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ड्राउनिंग का मामला नहीं है, ये डूबकर मरने का मामला नहीं है। अरे 2 फीट के पानी के अंदर कौन डूब के मरता। थोड़ी सी आपको जो है तो इसके अंदर संज्ञान लेने की जरूरत है। हमने एसडीएम साहब से मुतालबा किया, पहला मुतालबा जो आयो है, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको इस केस से हटाया जाए और फौरन जो है तो डीवाईएसपी साहब के अंदर में इस केस को दिया जाए। ये मांग हमारी एसडीएम साहब ने वहीं पर मानी और उसको जो आयोग, जो मेघवाल साहब है, काफे कौन थे, मेत्रे साहब थे, उनको हटाया जा रहा है और डीवाईएसपी साहब इसकी जांच करेंगे। दूसरी मांग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह की कि फौरन इसके ऊपर एफआईआर की जाए और जो है तो 302 के तहत ये इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जिसके खेत के अंदर हमारी बहन की ओढ़नी मिली, जिसके खेत के अंदर खून के निशान मिले, उसका नाम एफआईआर के अंदर डाला जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। 5 दिन का मौका हमने एसडीएम साहब को दिया। 5 दिन के अंदर अगर 302 के तहत एफआईआर नहीं की गई एसडीएम साहब, आज तो ट्रेलर था, अगले हफ्ते पूरी पिक्चर बता देंगे इंशाअल्लाह। एक शेर कहकर अपनी जगह ले लूंगा। ये शेर राहत इंदौरी साहब का है। तमाम पत्रकार साहब भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे पुलिस के पीएसआई साहब, पीआई साहब भी यहाँ पर मौजूद है। शेर अच्छा है, बस गलत सेंस में मत लीजिएगा। कुछ शेर कुछ ऐसा है, लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है इस मुल्क की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जज़ाकल्लाह शुक्रिया। आज ये जो धरना रखा गया है, तमाम ही लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले चंद दिनों के अंदर तमाम हिंदुस्तान में इंतखाबात आने वाले हैं और बड़े बड़े सियासतदान इसी बात को बता रहे हैं कि बीजेपी की हालत ख़राब होने की वजह से वो हर जगह ऐसे ही मुद्दे उठाकर 2 ज़ात को तकसीम करवाना चाहती है। जैसा अभी पिछले दिनों मुंबई के अंदर भी एक वाक़या हुआ था कि किसी दाढ़ी और टोपी वाले को ढूंढ कर मारा था, और ऐसे कई बेशुमार वाक़यात हैं जिसके अंदर जानबूझकर उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे दलितों को और मुसलमानों को निशाना बनाया गया। बहुत सारी जगह जो है कत्लेआम इन दोनों ही कम्युनिटीज़ के हुए हैं। तो ये शायद ये लोग बात भूल रहे हैं कि अभी हम लोग सिर्फ खामोश है और हम चाहते हैं कि क़ानून को जो है तो अपना काम करने दिया जाए और इस देश के अंदर जो भाईचारे का माहौल है वो बना रहे, क्योंकि इससे सारे हिंदुस्तान का फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जुल्म और ज़्यादती ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी जैसा शहर सदर साहब ने कहा कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं और जुल्म और नाइंसाफ़ी का वो जो है तो अब हिसाब किताब लेना जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर किसी की जागीर नहीं है कि वो हिंदुस्तान को अपने हिसाब से चलाए। ये हिंदुस्तान चलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ही चलेगा। अगर कोई लोग समझ रहे होंगे कि हम दादागिरी पे चलाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। और ये लोग आप तमाम जानते हैं कि ये क़ानून की वजह से सारे लोगों की हिफाजत होती है, तो ये लोग क़ानून को भी ख़त्म करने के लिए पड़े हैं। लेकिन आज हमारी ये लीडरशिप जो खड़ी है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नेतृत्व में, वो हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी पे भी जुल्म हो, किसी भी समाज के ऊपर हो, वो ज़रूर उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये लोग बदनाम करते हैं कि ये लोग जो है तो भड़काऊ भाषण करते हैं, ये करते हैं। अगर किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भड़काऊ भाषण है तो हम यकीनन भड़काऊ भाषण देते रहेंगे।
मैं आप तमाम को और ख़ास तौर पे हमारे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को ये शुक्रिया अदा करूंगा कि आज उन्होंने एक हिंदुस्तान के एक कोने में महाराष्ट्र के वहाँ पर एक नौजवान का कत्ल हुआ, वहाँ पर जाकर उन्होंने नुमाइंदगी की, वहाँ के आला पुलिस अफसरान से मुलाकात की और ये उन्होंने यकीन दिलाया कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई चूँकि स्लो हो रही है, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है तो पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, तो इसी वजह से आज ये MIM मैसेज देना चाहती है। आज औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे ज़िले के तमाम ताल्लुक़ों में ये एहतजाज किया जा रहा है कि आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाइए और ऐसे शरपसंदों को जल्द से जल्द जो है तो इनको अंजाम तक पहुंचाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लोकशाही मार्ग से हमारे पास जितने तरीके हैं हम रोडों पर उतरकर आंदोलन करेंगे और इस जुल्म को जो है तो ठेस कर ही रहेंगे। शुक्रिया।